वर्कशीट वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 क्या डाउट है इसमें? किसका डाउट है वैसे वर्कशीट 3 में? मेरा सर, क्वेश्चन मेरा नंबर 3 में अमृत मेरा हाय ब्रो, हाँ। क्या क्या डाउट है इसमें? उसमें सर हाँ एक हाँ, आप क्या क्या बनाए, डाउट है? ये तीसरा वाला ना नहीं बन रहा है हमसे। 2 तो बन गया, तीसरा नहीं हो रहा है। ये थर्ड वाला? हम्म। चलो हम तेरे से सवाल पूछ रहे हैं। अगर ये हम लोग का कार्बोकैटायन है तो इसका रीअरेंजमेंट होगा हाँ तो सर, क्या क्या बनेगा? इसका कितना रीअरेंजमेंट के हिसाब से कार्बोकैटायन बनेगा टोटल? इसका तो एक साइड, राइट साइड में चला जाएगा, ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा। एक सवाल तो एक आंसर तो और छूट ही गया है मेरा। एक और आंसर होगा इसमें, हम भी ध्यान नहीं दिए थे। एक और आंसर ये होगा, एक ये भी आंसर होगा मेरा हाँ सर, वो थर्ड नंबर भी में। मेरा ये करेक्शन आ कर रहा है लेना। सर, चौथा वाला। हाँ हाँ, सबसे पहले तो कार्बोकैटायन वाला पार्ट राइट साइड में जाएगा, ठीक है। उसके हाँ। अलावा बोलते जा भाई। उसके बाद और तो नहीं कुछ, और तो नहीं और इसके रीअरेंजमेंट बाद होगा। उसके बाद रिंग एक्सपेंशन वगैरह नहीं होगा? हाँ हाँ, री एक्सपेंशन होगा सर इसमें। हाँ हाँ, तो रिंग एक्सपेंशन होगा तो इस केस में सिक्स सिक्स ओ ऐसा क्या। हाँ सर, हम री कार्बोकैटायन एक्सपेंशन। जब नहीं बना तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट क्यों नहीं पलट के देखा? देख के समझ नहीं आता एक जगह 5 मेंबर रिंग है, एक जगह 6 मेंबर रिंग है, तो डेफिनेटली रिंग एक्सपेंशन हुआ ही होगा, वरना 5 वाला पार्ट 6 में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ सर हाँ। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोला है। एक तरफ ड्यूटेरियम है, एक तरफ कुछ नहीं दे रखा। तो अगर मान लो इस सवाल को नीचे मेंशन करते हैं, ड्यूटेरियम और ब्रोमीन दे रखा, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराया था? रिएक्शन किसके साथ करा रखा था? निकालते हैं। अरे वही सर, कॉपी में वर्कशीट जो देंगे ना, उसको कॉपी में नोट डाउन करना है, ये नहीं कि वर्कशीट में C2H5OH। करके छोड़ देना है। C2H5OH दे रखा है। जो भी वर्कशीट में क्वेश्चन देंगे अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, ताकि रिवीजन के टाइम भी इन सब क्वेश्चंस को देख पाओ। जब इसका रिएक्शन C2H5OH के साथ कराएंगे तो इवन एलिमिनेशन होगा, क्योंकि हीटिंग दे रखा है यहाँ पे। अब इवन एलिमिनेशन में पहले तो ब्रोमीन हटेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस केस में जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच्ड कार्बन से हाइड्रोजन हटा सकते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड वाले पार्ट से हम लोग हटाते तो लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड बनेगा, और राइट साइड से हटाएंगे तो राइट साइड में डबल बॉन्ड बनेगा। अगर राइट वाले हाइड्रोजन को हटाते हैं तो इस केस में ये प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। यहाँ पे ड्यूटेरियम वाला पार्ट आएगा। हम कुछ आंसर में गड़बड़ी लिखे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 8 बोला ना? क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में नहीं, ठीक है, ड्यूटेरियम तो लिख ही रखे हैं। चलो तो एक तो ये ड्यूटेरियम वाला पार्ट हो गया। और जब लेफ्ट वाले साइड में हम लोग एलिमिनेशन करेंगे तो हाइड्रोजन वाला पार्ट हटे या ड्यूटेरियम वाला पार्ट हटे, कुछ भी हट सकता है। दोनों तो ग्रुप सेम ही ठीक टाइप, मतलब सेम ही टाइप का ग्रुप है। तो अगर ड्यूटेरियम हटेगा तो हाइड्रोजन बचा रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले पार्ट के ऊपर हाइड्रोजन वाले पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हाइड्रोजन हटेगा तो ड्यूटेरियम वाला पार्ट बचा हुआ रहेगा, तो यहाँ वाले पार्ट में ड्यूटेरियम को कंसिडर कर लेंगे। सर ड्यूटेरियम तो पहले से था ना सर? अगर स्टीरियो तो हाइड्रोजन को ना हम लोग हटाएंगे। अरे भाई, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस तो नहीं है। फिर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम क्यों नहीं हटा सकते हैं? हाँ सर। और कोई डाउट? छह नंबर सर। क्वेश्चन नंबर 6 इन्ना बता रहे हैं हम। कितना घटिया सवाल पूछेगा जी। कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हुआ, फिर क्या उसने पूछना है? अच्छा, एक इसमें और रहेगा प्रोडक्ट। क्या हो गया यार? हाँ, इसीलिए मेरा भी हो एक रहा है। प्रोडक्ट और रहेगा और इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। टोटल मिलाकर के 4 आएगा आंसर। ठीक है, छूट गया मेरे से आंसर। इसी तरह इसलिए हम हड़बड़ी में क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने जा रहे। हड़बड़ी में क्वेश्चन सॉल्व, मतलब क्वेश्चन बना के दिए तुम लोगों को, तो ऐसी गलती हो गया। चलो खैर, और कोई डाउट? नहीं सर। सर 4 नंबर सर, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में ब्रोमीन हटा, पॉजिटिव चार्ज आया। ब्रोमीन हटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। इससे अटैच 2 हम लोग का कार्बन है। अगर राइट साइड से हाइड्रोजन हटा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन हटा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। दोनों एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर है, तो इसका मतलब दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे।
यस ठीक है सर। और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? जो भी तुम लोग को वर्कशीट देंगे उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, हवाबाजी मत करना है कि वर्कशीट बस ऐसे ही रख करके छोड़ दिया। कॉपी में नोट डाउन करना और उसी वर्कशीट वाले पार्ट को सॉल्व करना कॉपी में ही, ताकि कल को अगर कोई इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट मार्क भी करना और कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी हो तो आराम से कॉपी में उस चीज को देख पाए। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा लेक्चर 10 तो हम लोग बता ही चुके हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन वाला पार्ट। लेक्चर नंबर 11 होना चाहिए आज। एलिमिनेशन में E2 का एलिमिनेशन का डिस्कशन करना है। चलो भाई हेडिंग डाल दो अपने कॉपी में, E2 एलिमिनेशन। और E2 एलिमिनेशन वाले पार्ट को हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन के साथ साथ हम लोग इसी चीज को 1-2 एलिमिनेशन ही बोलते हैं। ये तीनों वर्ड यूज किया जा सकता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन। वर्ड से समझ में आ रहा होगा 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जस्ट बगल वाले पोजीशन से हम लोग एटम्स को हटा रहे हैं। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन या फिर 1-2 एलिमिनेशन वर्ड आराम से मेंशन किया जा सकता है। चलो ध्यान दो, जैसे अभी तक हम लोग जो भी एलिमिनेशन किए थे उसमें पहले कार्बोकेटायन बनाए थे, कार्बोकेटायन बनाने के बाद फिर हम लोग लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन हटा रहे थे। इवन एलिमिनेशन वाला पार्ट था। यहाँ वाले पार्ट में हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन कंसिडर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मेंशन करते चले जाओ, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो चलो ठीक है, सेकेंड पॉइंट की जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है इसका मतलब हम लोग का इंटरमीडिएट तो नहीं बनेगा और वही स्टेप अपना डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। उसमें नॉर्मली हम लोग कंसिडर ऐसा करते हैं काम कि एक कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप है, दूसरे कार्बन पे दूसरा लिविंग ग्रुप है। अगर हम लोग एक सुटेबल रिएजेंट यूज करें, वो रिएजेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, बट हम लोग कोई सुटेबल रिएजेंट यूज करें जो इन दोनों लिविंग ग्रुप को हटवा सकता है, तब इस केस में पहला लिविंग ग्रुप भी हटेगा, दूसरा लिविंग ग्रुप भी हटेगा। और जब दोनों लिविंग ग्रुप्स हटेंगे तो दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 के अगर लिविंग ग्रुप्स को हटाएंगे तो आराम से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन होगा। इस चीज को हम लोग आराम से सिंगल स्टेप रिएक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। रिएजेंट हम लोग चेंज करते जाएंगे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस के लिए। जैसे लास्ट क्लास में बोला था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो उसके लिए रिएजेंट थोड़ा अलग होगा। डीहेलोजिनेशन उसके लिए रिएजेंट थोड़ा अलग होगा। डिहाइड्रेशन उसके लिए रिएजेंट अलग हो सकता है। तो हम लोग जब अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट कंसिडर करेंगे, अल्काइल हैलाइड टॉपिक के सारे रिएक्शंस देखेंगे तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन डीहेलोजिनेशन उन सारे पार्ट को देखेंगे। बट अभी के लिए हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के थ्रू इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के थ्रू। तो जैसे मान लो अगर हम ऐसे ही मेंशन कर रहे हैं अभी के लिए हेडिंग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, लास्ट क्लास में भी ये चीज मेंशन किया था, तो हाइड्रोजन भी हटाना है और हेलोजन वाला पार्ट भी हटाना है। अगर दोनों को हटाना है तो यहाँ वाले पार्ट में मान लेते हैं कि हम लोग के पास हेलोजन हुआ और यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का हाइड्रोजन हुआ। और हेलोजन वाला पार्ट नॉर्मली हम लोगों का ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन वाला पार्ट होना चाहिए। अगर इन दोनों ग्रुप्स को हटाना है, मतलब एक कार्बन से हेलोजन एक कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, तब उस केस में हम लोग आराम से एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन या फिर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। प्रोडक्ट वाले पार्ट में H हटेगा, X हटेगा। जब दोनों के दोनों ग्रुप हट जाएगा तो आराम से यहाँ पे हम लोग का डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इस कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन और X हटा तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन कंसिडर कर लिया हम लोग। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराने के लिए अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग अल्कोहलिक बेस के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। ऐसा हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसिडर कर रहे हैं। और अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें, नोट करते जाओ रिएक्शन, फिर मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म वाले पार्ट में जो बेस है
वो बेस वाला पार्ट यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ पहले स्टेप में कंबाइन करेगा। ऑल्दो एक चीज है, हम लोग टर्म बेस यूज कर रहे हैं, तो बेस का मतलब है जो हाइड्रोजन प्लस के साथ कंबाइन करता हो, H प्लस के साथ कंबाइन करता हो। तो इस केस में जैसे हम लोग इस बार हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड में लिख दे रहे हैं, तो इस केस में जो भी हम लोग का बेस वाला पार्ट होगा, और बेस नॉर्मली स्ट्रॉन्ग बेस ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट H प्लस के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ का जो बॉन्ड वाला पार्ट है ये बगल वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा। बेसिकली H प्लस बेस के साथ चला जाएगा, तो उसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड का वो दोनों बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट करेगा, और यहाँ से हम लोग हैलोजन को आराम से हटा सकते हैं। ये पूरा का पूरा तीनों स्टेप, ये पहला स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, ये तीनों स्टेप एक ही बार में होता है। उनको 3 स्टेप बोल रहे हैं बट वो 3 स्टेप नहीं है, एक ही बार में तीनों एरो को हम लोग फॉलो करते हैं। प्रोडक्ट वाले पार्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन होगा, X माइनस बाहर निकलेगा, और बेस वाले पार्ट के साथ हम लोग का H वाला पार्ट भी हम लोग आराम से बाहर के फॉर्मेट में कंसिडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल HX वाला पार्ट बाहर कंसिडर किया जा सकता है। इस चीज को हम लोग एक ही स्टेप में कर रहे हैं, तो यही पार्ट अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसका मतलब आराम से हम लोग यहाँ पे रेट वाले पार्ट के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं इसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के हिसाब से, जैसे SN2 में लिखा था। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 स्पीसीज इन्वॉल्व है, बेस भी इन्वॉल्व है और रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व है। तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबसे पहला चीज, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ बेस मेंशन किया जा सकता है। तो जो हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाले पार्ट में दोनों चीजें हैं, तो रेट विल बी इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस, पहला चीज। दूसरा, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का अगर ग्राफ बनाते हैं, तो रिएक्टेंट वाले पार्ट में सिग्मा बॉन्ड है, प्रोडक्ट वाले पार्ट में पाई बॉन्ड है। तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा मतलब लोअर एनर्जी पे होगा, प्रोडक्ट लेस स्टेबल मतलब हायर एनर्जी पे होगा। और लोअर से हायर एनर्जी पे जाते तक हम लोग आराम से इस एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम को कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। नोट डाउन कर लो। और इस चीज को नोट डाउन करने के बाद फिर हम लोग आराम से कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे और फैक्टर्स वाले पार्ट की भी आराम से बात कर सकते हैं। सबसे पहला चीज तो ये कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन की बोलते हैं। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि हम लोग का जो दोनों लिविंग ग्रुप हट रहा है वो जस्ट बगल वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन वाला पार्ट है अगर वो अल्फा कार्बन हो गया, तो हम लोग का बीटा कार्बन वाले पार्ट से ही दूसरा हाइड्रोजन वाला ग्रुप हट रहा है, दूसरा लिविंग ग्रुप हट रहा है, इसलिए हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोल रहे हैं। ये तो खैर हम लोग हेडिंग में भी मेंशन कर चुके हैं, बट हम लोगों को जो पॉइंट्स का ध्यान रखना है यहाँ पे, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये मेंशन करना होगा, इट इज एन एंटी एलिमिनेशन। और इस चीज को हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस ये पॉइंट नोट कर लो, इट इज एन एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में आएगा। सेकेंड पॉइंट, जो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म जब शुरू किए थे तो वहां पे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था तुम लोगों के सामने, हैमंड्स पोस्टुलेट, और बोला था कि इस हैमंड्स पोस्टुलेट का हम लोग का डायरेक्ट कोई सवाल नहीं होता, बट इसका एप्लीकेशन है कहीं कहीं पे। और इस हैमंड्स पोस्टुलेट में ऐसा बोला था, जैसे मान लो कि एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम है, तो ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट के अंदर ये दोनों पार्ट का कैरेक्टर होगा, लेकिन उस साइड का कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कैरेक्टर है इस ट्रांजिशन स्टेट में,
लेकिन उसका कैरेक्टर ज्यादा होगा जिसका गैप वाला पार्ट कम है। तो इस केस में गैप कम होने की वजह से प्रोडक्ट का कैरेक्टर ट्रांजिशन स्टेट में ज्यादा है, और प्रोडक्ट में हम लोग को तो अल्कीन मिल रहा। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट में अल्कीन के टाइप का कैरेक्टर हाइयर होगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर रहे हैं। और अगर अल्कीन के टाइप का कैरेक्टर हाइयर हुआ तो इस केस में हम लोग हमेशा एक चीज कंसिडर कर सकते हैं कि जितना स्टेबल अल्कीन होगा, ये एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम में ये जो प्रोडक्ट का एनर्जी स्टेट है, मतलब जितना स्टेबल अल्कीन होगा तो ये प्रोडक्ट वाला पार्ट उतना नीचे होता चला जाएगा। मतलब रिएक्टेंट से नीचे नहीं होने वाला, रिएक्टेंट से हमेशा ऊपर ही रहेगा, लेकिन हो सकता है एक प्रोडक्ट यहाँ हो, एक प्रोडक्ट थोड़ा नीचे हो, एक प्रोडक्ट और नीचे हो। जितना स्टेबल अल्कीन होगा उस केस में ट्रांजिशन स्टेट भी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। उसको ऐसा समझ सकते हैं, एक रिएक्टेंट है, एक अल्कीन बना, उसी रिएक्टेंट से दूसरा अल्कीन बना, तो इस केस में जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल है वो लोअर एनर्जी पे होगा, और उसका जो ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट है वो भी लोअर एनर्जी पे आ जाएगा। तो इस केस में इन दोनों के दोनों रिएक्टेंट वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो जिसका ट्रांजिशन स्टेट लोअर एनर्जी पे होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाइयर होगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम लोग को कम रिक्वायर्ड होगा। तो हैमर्स पोस्टुलेट के एप्लीकेशन को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट को कंसिडर करना शुरू करेंगे। उसी से रिलेटेड पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है। पॉइंट नोट कर लो, ट्रांजिशन स्टेट हैज अल्कीन टाइप कैरेक्टर, और ब्रैकेट में लिख लेना हैमर्स पोस्टुलेट, ट्रांजिशन स्टेट हैज अल्कीन टाइप कैरेक्टर, ब्रैकेट में हैमर्स पोस्टुलेट, therefore more stable alkene, higher rate of E2 elimination. More stable alkene, higher rate of E2 elimination. और बाकी जो हम लोग इवन एलिमिनेशन में डिस्कस किए थे वो तो रहेगा। मोस्ट स्टेबल अल्कीन will be the major product. जो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। चलो ध्यान दो। इसके बाद हम लोग जैसे इन सब टॉपिक्स के पार्ट के बाद एक छोटा सा जो हम लोग पहले भी डिस्कशन करते थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन, उसी टाइप से यहाँ पे फैक्टर वाले पार्ट की बात करेंगे। तो पहले मेंशन कर लेना फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ E2 affecting rate of E2 एक मिनट थोड़ा हाँ। और इसमें फैक्टर्स वाले पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट अपने को कंसिडर करना है, उसमें हम लोग जो सबस्ट्रेट वाला पार्ट है वो तो ऐसे ही मेंशन करते हुए चलेंगे। तो इस केस में हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबसे पहला चीज हायर रेट ऑफ रिएक्शन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, हायर रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे सिंपल, ये तो हर जगह पे था तो यहाँ पे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा फिर जो दूसरा कंडीशन मेंशन करना है उसमें एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे हम लोग दूसरे कंडीशन वाले पार्ट में
पहले मीडियम मेंशन कर ले, चलो ठीक है पहले मीडियम मेंशन कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्शन वाले पार्ट में बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, तभी जा करके H प्लस के साथ कंबाइन कर पाएगा। तो अगर बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर चाहिए तो H प्लस के साथ इजीली कंबाइन करेगा, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन शो कर पाएगा। तो जैसे हम लोग SN2 रिएक्शन लेके चल रहे थे तो SN2 रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग को अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता था, जिसकी वजह से वो कंपाउंड वाला पार्ट SN2 रिएक्शन शो कर पा रहा था। तो अगर हम लोग अच्छा कंपाउंड कंसीडर कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग SN2 रिएक्शन वाला पार्ट मिल रहा था, तो पोलर एप्रोटिक मीडियम अच्छा न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट को कंसीडर करते हुए चल रहा था, ऐसा हम लोग बोल रहे थे। एक मिनट थोड़ा विशाल सर। तो उस केस में जैसे हम लोग को जब अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता था तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल के लिए हम लोग पोलर एप्रोटिक मीडियम लेके चल रहे थे, और पोलर एप्रोटिक मीडियम में बेस भी सबसे अच्छा अपना बेसिक एक्सचेंज शो कर सकता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे भी हम लोग के लिए वैलिड होगा। वापस से पोलर एप्रोटिक मीडियम will favor E2 रिएक्शन। और इसको ऐसा समझ के रखना ज्यादा बेटर होगा, SN1 का जो कंडीशन है वो ऑलमोस्ट E1 का कंडीशन था, तो SN2 का जो कंडीशन है वो ऑलमोस्ट E2 का कंडीशन है, केवल एक फैक्टर को छोड़ के, केवल एक फैक्टर को, मतलब बाकी सारा का सारा फैक्टर एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का होता है। सेकेंड फैक्टर वाले पार्ट के बाद हम लोग थर्ड फैक्टर हीटिंग वाला पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट वाला पार्ट लोअर एनर्जी पे है और प्रोडक्ट हायर एनर्जी पे है। इसका मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीटिंग करने पे फेवरेबल कंडीशन होगा। तो ऐसा मेंशन कर लो, सिंस एलिमिनेशन इज endothermic reaction, therefore high heat या high temperature will favor E2 reaction। और एक कंडीशन तो हम लोग हर जगह डिस्कस करते आ रहे थे, लिविंग ग्रुप प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट और डिग्री ऑफ कार्बन वाले पार्ट से रिलेटेड। तो इसको ऐसा समझो, थोड़ा ध्यान देना, फिर नोट कर लेना। हम लोगों का बेस वाला पार्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, यहाँ का बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है और लिविंग ग्रुप हट रहा है। तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना जल्दी हटेगा, तो यहाँ का बॉन्ड उतना जल्दी शिफ्ट होगा हाइड्रोजन वाले पार्ट का बॉन्ड, और बेस उतना जल्दी कंबाइन कर पाएगा। तो लिविंग ग्रुप अगर अच्छा है तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का बॉन्ड जल्दी हट रहा होगा, बेस इजीली H प्लस के साथ कंबाइन कर सकता है। लिविंग ग्रुप प्रोबेबिलिटी का कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम फैक्टर है SN1 में, SN2 में, E1 में, E2 में। पॉइंट नोट कर लो, हायर लिविंग ग्रुप प्रोबेबिलिटी, हायर रेट ऑफ E2, higher living group probability, higher rate of E2, और इसके बाद सेकेंड पार्ट जो हम लोग को डिस्कस करना होता है डिग्री वाले पार्ट से एसोसिएटेड। अब यहाँ पे हम लोग का फैक्टर वाला पार्ट थोड़ा अलग होता है SN2 से काफी ज्यादा। SN2 में हम लोग का स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आता था, बट यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर से मतलब नहीं है। हम लोगों का ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा वो ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट उतने ही लोअर एनर्जी पे आता चला जाएगा, और जितने लोअर एनर्जी पे ट्रांजिशन स्टेट आएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। और ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी हम लोग अल्कीन के स्टेबिलिटी से कंपेयर कर रहे थे, और अल्कीन के स्टेबिलिटी में हम लोग हाइपर कंजुगेशन वाला पार्ट या रेजोनेंस वाला पार्ट ये सब देखते थे। तो जैसे अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर हुआ तो पहले वाले केस में जो हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट है उसमें ज्यादा स्टेबल अल्कीन निकल के आएगा, दूसरे वाले केस में थोड़ा लेस स्टेबल अल्कीन निकल के आएगा, थर्ड वाले केस में और भी लेस स्टेबल अल्कीन आएगा, और अगर फोर्थ केस लेते तो और भी अनस्टेबल अल्कीन। तो इस केस में अगर मान लो यहाँ पे हैलोजन होता तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनाते हैं हम लोग आराम से इस हैलोजन को हटा के बना सकते थे। अगर हम लोग हैलोजन 2 डिग्री कार्बन पे होता तो 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन को हटा के ये अल्कीन बना सकते थे। अगर हम लोग का हैलोजन 1 डिग्री कार्बन पे होता तो इसको हटा के ये अल्कीन बना सकते थे। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन 3 डिग्री वाले हैलोजन को एलिमिनेट करके आ रहा है, फिर 2 डिग्री वाले पार्ट को, फिर 1 डिग्री वाले पार्ट को। मतलब
3 डिग्री वाले पार्ट से मोस्ट स्टेबल अल्कीन आ रहा है, तो मोस्ट स्टेबल अल्कीन वाला पार्ट सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन के साथ भी बन रहा होगा। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन बना रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, इसीलिए सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देगा। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग एक टर्म मेंशन करते रहते हैं, पॉइंट नोट कर लो इसके आगे वाले पार्ट में। सिंस transition state has alkene type character, therefore since transition state has alkene type character, therefore more stable alkene, arrow देके higher rate of reaction, और यहाँ पे मेंशन कर लेना मोर स्टेबल अल्कीन के नीचे obtained from higher degree alkyl halide। obtained from higher degree alkyl halide। और इसके बाद वापस से सेम चीज, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर कंसिडर करें हम लोग, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो रिएक्टिविटी वाले पार्ट में सबसे पहला फैक्टर हम लोगों का RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर RBr होगा, फिर RCl होगा, और सबसे लास्ट में RF कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरे वाले पार्ट में 3 डिग्री RX लेके चल सकते हैं, फिर 2 डिग्री RS लेके चल सकते हैं, फिर 1 डिग्री RX लेके चल सकते हैं। और मिथाइल लिखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मिथाइल हैलाइड एलिमिनेशन कर ही नहीं सकता, डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 तो कार्बन चाहिए, मिथाइल में तो एक ही कार्बन है, तो इसलिए उसको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम लोग के रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, नोट कर लो। और इस चीज को नोट डाउन करने के बाद फिर इसके बाद हम लोग एक छोटा सा फैक्टर वापस से उसी चीज का डिस्कशन करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री। लेकिन इस स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले पार्ट को थोड़ा ढंग से समझना, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, काफी अच्छे लेवल पे एक्सप्लेन करेंगे, तुम लोग को उतनी की जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसा ऐसा होता है, इन केस अगर सवाल पूछ ले तो इसीलिए। पहला चीज तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में ध्यान रखना है अपने को कि एंटी एलिमिनेशन होता है। एंटी एलिमिनेशन वाले पार्ट का मतलब है कि जो दोनों जो लिविंग ग्रुप वाले पार्ट होने चाहिए, वो दोनों लिविंग ग्रुप वाला पार्ट एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। अगर एक सॉलिड पे है तो एक डैश पे होना चाहिए, एक नॉर्मल लाइन में ऊपर है तो दूसरा नॉर्मल लाइन में नीचे होना चाहिए, तभी जाके एलिमिनेशन हो पाएगा। उसके पीछे एक अच्छा लॉजिक भी है कि अगर मान लो जैसे हाइड्रोजन वाला पार्ट है, अगर हम लोग का बेस वाला पार्ट इस H+ के साथ कंबाइन किया, तो यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन अपने जस्ट बगल वाले कार्बन पे कोऑर्डिनेट करके यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटा रहा है। तो अगर हाइड्रोजन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन को बगल वाले कार्बन पे कोऑर्डिनेट करना है, तो जैसे SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करता था, तो सिमिलर टाइप से कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, यहाँ वाले पार्ट का भी तो इलेक्ट्रॉन इसी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग तो हमेशा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अपोजिट साइड में ही रहने वाला है। इसका मतलब हम लोगों का जब भी कभी हाइड्रोजन हटेगा तो वो इस लिविंग ग्रुप वाले साइड के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आराम से कोऑर्डिनेट कर पाए हम लोग, वहां से हम लोग का क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो एंटी एलिमिनेशन वाला पार्ट प्रोसेस में होना चाहिए सबसे पहला चीज। और इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब हम लोग लिख सकते हैं, बोथ द लिविंग ग्रुप्स must be present in anti position to each other। नोट कर लो पूरे पॉइंट को, in anti position to each other, दोनों के दोनों लिविंग ग्रुप हमेशा एंटी पोजीशन पे होने चाहिए।
और इसको नोट कर लिया तो इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और एक्स्ट्रा मेंशन कर सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम लोग का जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है वो ज्यादा आसान है। अगर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले पार्ट को कंसिडर करें हम लोग, तो उस केस में अगर फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन वाले पार्ट से ग्रुप हट रहा है, जैसे मान लो 2 कार्बन है जिसमें से एक फ्रंट कार्बन वाला पार्ट हो गया और दूसरा बैक कार्बन वाला पार्ट हो गया, तो फ्रंट कार्बन वाले पार्ट का के ऊपर अगर एक लिविंग ग्रुप है और बाकी दोनों ग्रुप्स मान लो कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं या फिर यहाँ पे ग्रुप 1 ले लेते हैं, यहाँ पे ग्रुप 2 ले लेते हैं, बैक कार्बन वाले पार्ट पे जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो फ्रंट कार्बन के एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। जो हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में एंटी पोजीशन वाले पार्ट की बात करते हैं, एग्जैक्टली उस टाइप का फ्रंट कार्बन का लिविंग ग्रुप और बैक कार्बन का लिविंग ग्रुप एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। यहाँ वाले पार्ट पे हम लोग ग्रुप नंबर 3 ले लेते हैं और यहाँ पे ग्रुप नंबर 4 ले लेते हैं। तो इस केस में हम लोग के एंटी एलिमिनेशन वाले पार्ट का बेसिक मतलब ये है कि अगर फ्रंट कार्बन से एक लिविंग ग्रुप हट रहा, बैक कार्बन से एक लिविंग ग्रुप हट रहा, तो दोनों लिविंग ग्रुप वाले पार्ट एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, सबसे पहला कंडीशन। और इसके बाद एक छोटा सा तरीका बता रहे हैं, अगर ये दोनों के दोनों लिविंग ग्रुप हटेंगे तो उसको एक बॉक्स में क्लोज करता हुआ कंसिडर कर लेना। ये दोनों लिविंग ग्रुप को एक बॉक्स में क्लोज कर दिया। अब अगर हम लोग लिविंग ग्रुप को बॉक्स में क्लोज किए तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा। एलिमिनेशन फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में हो रहा है, तो फ्रंट कार्बन का एक लिविंग ग्रुप हट रहा है, बैक कार्बन का एक लिविंग ग्रुप हट रहा है, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। पहला चीज, फ्रंट कार्बन पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक ग्रुप नंबर 1 और दूसरा ग्रुप नंबर 2, तो फ्रंट कार्बन पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिख दो। बनना है अल्कीन तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। बस अब एक चीज करना है, क्योंकि फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है तो पूरा स्ट्रक्चर प्लानर निकल के आने वाला है। अब डबल बॉन्ड में सिस स्ट्रक्चर या ट्रांस स्ट्रक्चर टाइप का पार्ट होगा। तो इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में जो दोनों ग्रुप एक साइड है, तो इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में जो दोनों ग्रुप एक साइड में है उसको उस डबल बॉन्ड के सेम साइड में रख लेना। डबल बॉन्ड के सेम साइड में रखने का मतलब फ्रंट कार्बन पे ग्रुप 1 है तो बैक कार्बन पे ग्रुप 4 हम लोग को सेम साइड में रखना है। तो यहाँ पे बैक कार्बन के ग्रुप 4 को ग्रुप 1 के सामने रखा। और इस बॉक्स के दूसरे साइड में, अब ऐसा नहीं कि वर्टिकल बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, कि बॉक्स के एक साइड में जो दोनों ग्रुप है उसको डबल बॉन्ड के सेम साइड में रखो, बॉक्स के दूसरे साइड में जो दोनों ग्रुप है उसको डबल बॉन्ड के दूसरे साइड में रखो। तो इस केस में हम लोगों के ग्रुप 3 वाले साइड के पार्ट में ग्रुप 2 होगा, तो ग्रुप 2 के सामने हम लोग सेस पोजीशन पे ग्रुप 3 वाले पार्ट को आराम से प्लेस कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग एंटी एलिमिनेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया तो एंटी एलिमिनेशन और इजीली समझ में आ सकता है, ऐसा डबल बॉन्ड हम लोग आराम से बना सकते हैं। नोट कर लो डायग्राम। ये तरीका सीखना है तुम लोगों को कि ऐसे ही प्रोडक्ट बनता है। अगर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट एंटी पोजीशन पे नहीं है तो रोटेशन करा के एंटी पोजीशन पे लाओ, फिर उसके बाद एलिमिनेशन कराओ। बट हमेशा दोनों लिविंग ग्रुप एंटी पोजीशन पे आने चाहिए। रोटेशन कराओ, वहां एंटी पोजीशन पे लाओ और एलिमिनेशन कराओ। सर इसमें ग्रुप को कैसे अरेंज करना है, ये पार्ट समझ में नहीं आया। उस डब्बे के एक साइड जो दोनों ग्रुप है उसको डबल बॉन्ड के एक साइड रख देना है। मतलब लेफ्ट वाला या फिर ऊपर नीचे को पार्ट में डिवाइड करना है इसको। एक साइड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट या राइट या ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी तो हो सकता है ना। एक साइड का मतलब ये डब्बा है अपने पास, इस डब्बे का एक साइड, तो एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया। तो इस साइड के ग्रुप को पाई बॉन्ड के एक साइड रख दो और दूसरे साइड के ग्रुप को पाई बॉन्ड के दूसरे साइड रख दो। यस सर। ठीक है सर अगर 2 बल्कि ग्रुप सर एक साइड में आ जाएगा तो सर अनस्टेबल हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो कंडीशन है एंटी एलिमिनेशन वो फुलफिल होना मस्ट है। अगर वही फुलफिल नहीं हो पाएगा तो फिर अनस्टेबल से क्या करेंगे, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा।
और इसके बाद नीचे वाले पार्ट पे ध्यान दो। नीचे वाला पार्ट तो थोड़ा और ध्यान रखने लायक है। अगर एक फिशर प्रोजेक्शन में E2 एलिमिनेशन कराएगा और फिशर प्रोजेक्शन में बगल वाले दोनों कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप आइदर इस पोजीशन में होगा या फिर लिविंग ग्रुप यहाँ रहेगा, तो दूसरा लिविंग ग्रुप को इधर डालना है, ठीक है। बट ट्राई करना कि लिविंग ग्रुप इन दोनों में से कोई एक पोजीशन पे रहे। तो एक कार्बन पे लिविंग ग्रुप अगर राइट साइड में है, दूसरे कार्बन पे लेफ्ट साइड में है, तभी जाके एलिमिनेशन कराना और इसको एक वापस से बॉक्स में क्लोज कर लेना। अगर हम लोग दोनों कार्बन से लिविंग ग्रुप हटा रहे हैं, यहाँ का एक लिविंग ग्रुप हटा, यहाँ का एक लिविंग ग्रुप हटा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो जिन दोनों कार्बन से लिविंग ग्रुप हटेगा उन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है, पहला चीज। और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो फिर से इस फ्रंट कार्बन पे, जो ऊपर वाला कार्बन अपना फ्रंट कार्बन है और जो बैक कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। फ्रंट कार्बन पे अपने पास ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, दोनों को मेंशन कर दिया। अब इसमें ध्यान रखना, ए के सामने, मतलब उस पाई बॉन्ड के सेम साइड, ए के सिस पोजीशन पे, ए के सामने हम लोग को नीचे वाले ग्रुप को डालना है, सी वाले पार्ट को। तो ए के सामने हम लोग सी वाला पार्ट डालेंगे और बी वाले पार्ट के हम लोग सामने फिर डी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, डी वाले पार्ट को डालेंगे। तो यहाँ से ग्रुप को हटाते वक्त पहला काम ये कि अगर लिविंग ग्रुप इस पोजीशन पे नहीं है तो पहले लिविंग ग्रुप को इस पोजीशन पे लाना होगा, फर्स्ट पार्ट। एक बार लिविंग ग्रुप यहाँ पे आ गए तो इसको बॉक्स में क्लोज करके हटाओ, और जैसे ही इसको यहाँ से हटाए तो हम लोग ए वाले पार्ट के सामने, मतलब ऊपर वाले ए के सामने नीचे वाले ग्रुप को डाल देंगे और बाकी बचे ग्रुप को फिर आपस में आमने सामने आराम से डाल सकते हैं। इस चीज को हम लोग E2 एलिमिनेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं, नोट कर लो। एक्चुअल में जब हम लोग ये स्टेप करते हैं तो इस स्टेप को करते वक्त हम लोग इसको इसी न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, बट क्योंकि न्यूमैन प्रोजेक्शन का कन्वर्जन तुम्हारे काम का नहीं, इसलिए हम उस स्टेप को मेंशन नहीं कर रहे। सीधा तरीका ध्यान रखो, यहाँ से E2 एलिमिनेशन करा सकते हैं हम लोग। बट ग्रुप, लिविंग ग्रुप हमेशा एंटी पोजिशन में इसी दोनों पोजिशन पे डाल के काम करना, ताकि एलिमिनेशन आसानी से समझ में आ जाए। एक ये पॉइंट ध्यान रखना, जैसा ऊपर हम लोग मेंशन किए, अगर हम लोग के बीटा पोजीशन पे एक ही लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे लिविंग ग्रुप 1 वाला पार्ट है और इसके बीटा कार्बन, मतलब लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है ये अल्फा कार्बन हो गया, इससे अटैच्ड बीटा कार्बन पे अगर एक ही लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर केवल एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट में सिस बनना है या ट्रांस बनना है या फिर ई बनना है या जेड बनना है। सब कुछ रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा अगर केवल एक लिविंग ग्रुप रहा तो। बट इसके अगले वाले पॉइंट को थोड़ा स्टार मार्क करके रखना, क्योंकि लोग इसी चीज का नॉर्मली ध्यान नहीं रखा करते हैं। नोट कर लो, दोनों पॉइंट नोट करते जाओ।
नोट कर लो इस चीज को, सेकंड पॉइंट को, और इसको ज्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह का सवाल होता नहीं है जल्दी और लोग इसलिए भूल जाते हैं इस चीज को। अगर बीटा कार्बन पे 2 लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तब उस केस में सिस ट्रांस दोनों बन सकता है, बट जिस स्ट्रक्चर में सिस ट्रांस भी नहीं बोल रहे, ई और जेड दोनों बन सकता है। जिस स्ट्रक्चर में बल्कियर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जैसा हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे बेसिकली इवन एलिमिनेशन वाले पार्ट में। तो अगर 2 लिविंग ग्रुप हुआ तब उस केस में हम लोग सिस ट्रांस दोनों बना पाएंगे और बल्कियर ग्रुप को अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। अगर एक लिविंग ग्रुप हुआ तो एक लिविंग ग्रुप में रिएक्टेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। ये चीज बहुत ही मस्ट है कि हम लोग को एकदम प्रिसाइजली ध्यान रखना होता है। नोट कर लो दोनों पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट को नोट करने के बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस वाले पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद फिर वापस से तुम लोगों को एक असाइनमेंट मिल जाएगा जिसके क्वेश्चंस को तुमको अपने कॉपी में लिख के ट्राई करना है। कॉपी में उस चीज को लिखते चले जाना और क्वेश्चन ट्राई कर लेना आराम से। अगर कॉपी में नोट नहीं करेंगे तो रिवीजन के टाइम पे दिक्कत आएगा, फिर हमको मत बोलना। क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स वाले पार्ट में हम लोग सारे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और उसमें भी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ E2 एलिमिनेशन, उसमें भी सारे एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाने हैं और मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है ये मेंशन करते हुए काम करना है। और अभी हम लोग केवल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहे हैं, मतलब अल्कोहलिक बेसिस लेके चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेकर के चल रहे हैं और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ही करा रहे हैं हम लोग। और जहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन करेंगे वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी ध्यान रखना है। चलो ध्यान दो, अभी नोट डाउन मत करो कुछ भी। सबसे पहला चीज रिएक्शन वाले पार्ट में अगर हम लोगों का अल्काइल हाइड दे रखा और उसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करा रहे हैं, या अल्कोहलिक OH माइनस होना चाहिए, बेसिकली अल्कोहलिक बेस होना चाहिए। अगर कभी भी टर्म अल्कोहलिक मेंशन कर रखा है, अल्कोहलिक बेस, तो E2 एलिमिनेशन करा दो आराम से। और E2 एलिमिनेशन कराने के लिए हीटिंग ना भी दे रखा है तो भी E2 एलिमिनेशन करा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेसिक मीडियम एलिमिनेशन को फेवर करेगा। तो एलिमिनेशन कराना कैसे है इस एक चीज की बात करते हैं। सिंपली बस ये चीज कंसिडर करना कि हम लोगों का कार्बन वाला पार्ट जिसके ऊपर लिविंग ग्रुप है ये तो हटेगा ही हटेगा, क्योंकि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना है तो हेलोजन तो हटेगा। पहला चीज, जो कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन है, पहले काम में अल्फा कार्बन मार्क करना, सबसे पहला स्टेप अल्फा कार्बन मार्क करो। अल्फा कार्बन मार्क करने के बाद उससे अटैच जितने भी कार्बन होंगे उन सबको मार्क करो, वो अपने बीटा कार्बन हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन करा रहे हैं। हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच्ड हो अल्फा कार्बन, वहां से हेलोजन हटेगा और उससे अटैच बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। तो पहला स्टेप अल्फा कार्बन से हम लोग जब हाइड्रोजन वाले पार्ट को हटाए, सॉरी हेलोजन को हटाए, वो तो हट गया, बीटा कार्बन मार्क करो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है। तो अगर लेफ्ट वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा तो इस केस में हम लोग का ये अल्कीन बन जाएगा। अगर राइट वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा तब उस केस में हम लोग का अल्कीन वाला पार्ट भी राइट साइड में बनेगा। ये दो प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। और सवाल में क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री बोला नहीं है, केवल मेजर माइनर पूछा है ऑल प्रोडक्ट के अलावा, तो इस केस में जो स्टेबल अल्कीन सबसे ज्यादा होगा वो अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। इसी चीज को हम लोग सेजेक्स अल्कीन भी बोला करते हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास में मेंशन किए थे। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऐसा मेंशन कर दिया। अभी नोट डाउन मत करो। मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इस कंपाउंड वाले पार्ट का रिएक्शन हम लोग अल्कोहलिक NaNH2 के साथ करा रहे हैं। तो NH2 माइनस वाला पार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, आराम से E2 एलिमिनेशन होगा। जब E2 एलिमिनेशन होना है तो इस केस में सबसे पहला काम हम लोग अल्फा कार्बन मार्क करेंगे, फिर बीटा कार्बन मार्क करेंगे। तो सबसे पहले जिस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन से एक बीटा कार्बन अटैच्ड है, दूसरा बीटा कार्बन अटैच्ड है, तीसरा बीटा कार्बन अटैच्ड है। तीनों बीटा कार्बन डिफरेंट है तो तीनों को मार्क करो। हेलोजन तो हटेगा ही, बट बीटा कार्बन से अगर ऊपर वाले से हाइड्रोजन हटा तो उस केस में सबसे पहला अल्कीन ऊपर वाले साइड में आराम से बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। दूसरे वाले बीटा कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटा तो जिस अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन वाले पार्ट से हम लोग हाइड्रोजन हेलोजन को हटाए हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर तीसरे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तब इस केस में हम लोग का डबल बॉन्ड वाला पार्ट या अल्कीन वाला पार्ट भी उसी अल्फा और बीटा के बीच में बना सकते हैं। मतलब टोटल मिला के ये 3 प्रोडक्ट आएगा, जिसमें ये सेकंड वाला पार्ट मेजर होगा क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन दिखाई दे रहा है। ये दोनों क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट अगर तो पूछ लो। सर इसमें प्लस चार्ज नहीं आएगा ब्रोमीन हटने पे? रिएक्शन में कितना पलट के देख एक बार, कहीं प्लस चार्ज दिख रहा है क्या?
बोलो भाई। सर इससे पहले तो प्लस आता था ना सर। अरे इससे पहले का नहीं, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखो ना भाई, E2 एलिमिनेशन का, वो इवन एलिमिनेशन था। E2 एलिमिनेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म में प्लस चार्ज आ रहा था कहीं पे? नहीं सर। तो काहे प्लस चार्ज पूछ रहा है? और उसमें मेंशन भी किया था ना कि ट्रांजिशन स्टेट ही होता है, केवल कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा। तो प्लस चार्ज कहाँ से आएगा? हाँ सर। और कोई डाउट किसी को? अगर डाउट नहीं तो नोट करते जाओ। मेरे फोन का बैटरी डिस्चार्ज है, फिर उसको चार्ज में लगाया, तुम्हारा क्लास ले रहा है, अभी डिस्चार्ज हो गया फिर से। 5 मिनट बैटरी बचा हुआ है, मतलब 5% बैटरी बचा हुआ है। ठीक है, टाइम भी हो ही गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टीरियो आइसोमर बनाने बोला है। तो सबसे पहला काम प्रोडक्ट बनाते वक्त एल्कोहलिक बेस वाला पार्ट दे रखा, अगर एल्कोहलिक बेस दे रखा है तो E2 एलिमिनेशन कराएंगे। अगर E2 एलिमिनेशन कराना है तो केवल अल्फा कार्बन मार्क करो, अल्फा कार्बन के बाद बीटा कार्बन मार्क करो। तो अल्फा कार्बन मार्क किया, एक बीटा कार्बन इधर है और 2 बीटा कार्बन और भी है, लेकिन बाकी दोनों बीटा कार्बन तो सेम टाइप का है, तो उसको छोड़ सकता है। अगर एक बीटा कार्बन को छोड़ा तो उस केस में हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें अगर एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, हेलोजन हटाया, तो उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो एक तो ये डबल बॉन्ड बन गया। जब दूसरे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो राइट वाले बीटा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है। तो टोटल मिला के 2 प्रोडक्ट निकल के आएगा विदाउट स्टीरियो आइसोमर। और पहले वाले स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड बनेगा और जबकि दूसरे वाले केस में भी एक ही बन रहा है। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर अगर कंसिडर करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, आराम से 2 ही प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म में। नोट करो क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे है और ये पार्ट डैश पे है। ये चीज तुम लोगों को पहले ही बोल चुके हैं हम लोग कि अगर कभी भी क्वेश्चन में सॉलिड और डैश वाला पार्ट रहेगा, फिशर प्रोजेक्शन वाला पार्ट रहेगा या न्यूमैन प्रोजेक्शन रहेगा, बेसिकली 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री का सवाल कंसिडर कर लेना। बट अगर हम लोग इस सवाल में अल्फा कार्बन मार्क करें, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा कार्बन से दोनों तरफ बीटा कार्बन भी मार्क कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज देखो, अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन सॉलिड पे है, अगर ये हटता है तो बीटा कार्बन पे लिविंग ग्रुप वाला पार्ट डैश पे होना चाहिए। मतलब बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन वाला पार्ट डैश पे होना चाहिए, बट राइट साइड में हाइड्रोजन वाला पार्ट सॉलिड पे है और लेफ्ट साइड में भी सॉलिड पे है। तो इस केस में अगर दोनों लिविंग ग्रुप सेम साइड में है, एंटी पोजीशन पे नहीं है, तो यहाँ एलिमिनेशन नहीं हो सकता, लेफ्ट साइड में भी एलिमिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि बीटा वाला पार्ट मतलब अल्फा और बीटा पे जो लिविंग ग्रुप्स हैं वो एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, जबकि यहाँ पे दोनों में से कहीं पे भी एंटी पोजीशन वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लोग नो रिएक्शन आराम से मेंशन कर सकते हैं T2 एलिमिनेशन के रिस्पेक्ट में। इस तरह का अगर सिनेरियो रहा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। और इसको नोट डाउन करने के बाद सबसे लास्ट एग्जांपल जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उस एग्जांपल के बाद फिर बाकी सारे क्वेश्चन तुम लोगों को खुद से ट्राई करना है। अभी हम केवल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का ही सवाल देंगे, फिर उसके बाद हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में अल्काइल हैलाइड टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। अल्काइल हैलाइड टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप के एग्जांपल्स या फिर क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। और उसके बाद फिर मतलब केवल टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर मिसलेनियस क्वेश्चन का एक सेट चलेगा जो पूरे अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट को कवर करेगा। उसमें तुमको टाइप ऑफ रिएजेंट पहचानना है, टाइप ऑफ रिएक्शन पहचानना है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते चले जाना है। और कॉपी आराम से देख सकते हैं। शुरुआत में हम लोग केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कॉपी देखना मस्ट है। होगा शुरुआत में कंफ्यूजन कि इसमें ये रिएजेंट है कि वो रिएजेंट है, बहुत सारे लोग हैं सर पता ही नहीं चल रहा कौन सा रिएक्शन कराए। तो शुरू में कॉपी ही देखना है कि अगर ये रिएक्टेंट रहा, ये रिएजेंट रहा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्टेंट रहा, ये रिएजेंट रहा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में अल्कोहलिक NaNH2 दे रखा और कंपाउंड में हम लोग के पास अल्काइल हैलाइड भी दे रखा है। मतलब कंपाउंड में हेलोजन है तो अल्काइल हैलाइड है। सबसे पहला चीज ये, एक मिनट इसको फिर से नीचे लिख लेते हैं। ऊपर पीएच दे रखा, ब्रोमीन दे रखा, H दे रखा, CH3, H और PH। अगर मान लो हम लोग के पास रिएक्शन वाले पार्ट को कंसिडर करना है तो हम लोग को एंटी एलिमिनेशन वाला पार्ट बेसिकली कैरी आउट करना है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है ये अपना अल्फा कार्बन हो गया। सबसे पहला चीज अल्फा कार्बन मार्क कर लिया। अल्फा से अटैच जितने भी कार्बन है उन सबको मार्क करना है बीटा कार्बन के लिए। बट बेंजीन रिंग में कोई हाइड्रोजन नहीं होता, वो अपने काम का नहीं है, उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में एक ही बीटा कार्बन है, तो एक अल्फा कार्बन एक बीटा कार्बन, अपना काम थोड़ा तो आसान है। बट प्रॉब्लम ये है कि बीटा कार्बन वाले पार्ट में और अल्फा कार्बन वाले पार्ट में जो हम पोजीशन मेंशन किए थे कि अगर यहाँ पे ग्रुप होगा तो दूसरा ग्रुप इधर होना चाहिए, सिमिलर टाइप से अगर इस पोजीशन पे ग्रुप होगा तो दूसरा लिविंग ग्रुप इधर होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग रिएक्शन कंप्लीट करा पाएंगे। बट हाइड्रोजन तो सही पोजीशन पे नहीं है, तो हाइड्रोजन को पहले उठा के इधर लाना है। लेकिन हम लोग के फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग एक स्विच नहीं कर सकते, हमेशा दो स्विच करना होता है। तो अगर दो स्विच करेंगे तो इस केस में एक बार H और PH को स्विच कर लिया, PH नीचे गया, H अपने जगह पे चला गया, फिर PH और CH3 को स्विच कर लेते हैं। तो PH ऊपर चला गया, CH3 वाला पार्ट नीचे। इसका मतलब स्विचिंग के बाद हम लोग का ब्रोमीन वाला पार्ट जहां था वहीं रह गया, ऊपर का PH वहीं छोड़ देते हैं, H वहीं छोड़ देते हैं, फिर PH CH3 और साथ ही साथ यहाँ पे H वाले पार्ट को मेंशन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ज्यादा बेटर होगा कि हम लोग का लेफ्ट में PH हो और राइट में CH3 हो, ये ज्यादा बेटर होगा। जब हम लोग पहला स्विचिंग करेंगे तो पहले स्विचिंग में CH3 वाला पार्ट हम लोग का नीचे चला जाएगा, फिर उसके बाद जब दूसरा स्विचिंग करेंगे तो हम लोग का CH3 वाला पार्ट लेफ्ट साइड में चला जाएगा और PH वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लोग के पास CH3 है और यहाँ पे नीचे PH। उसके पीछे एक रीजन है, बता रहे हैं क्या रीजन है, ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद यहाँ से ब्रोमीन को हटाओ और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन वाले पार्ट को हटाओ। तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों कार्बन से जब हम लोग का ग्रुप हट गया तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा। ऊपर वाला कार्बन फ्रंट कार्बन है जिसके ऊपर बेंजीन और H ग्रुप है, मतलब इस पे
पीएच ग्रुप और एच ग्रुप है, और ऊपर वाले ग्रुप के सामने हम लोग को नीचे वाले ग्रुप को प्लेस करना है डबल बॉन्ड के सेम साइड। तो बैक कार्बन पे जो ऊपर का पीएच ग्रुप है उसके सामने बैक कार्बन पे हम लोग को पीएच ग्रुप को डालना है। यहाँ पीएच को डाल दिया और उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा एच के सामने CH3 को डालने का, तो यहाँ पे CH3 को डाल दिया। इस वजह से ही हम यहाँ पे पीएच को डाले, क्योंकि बल्कियर ग्रुप सेम साइड में है तो अनस्टेबल होगा, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है। बल्कियर ग्रुप सेम साइड में भी है तो भी यही प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों का जो कॉन्फ़िगरेशन है रिएक्टेंट का वो इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को अलाउ नहीं कर रहा, तो हम लोग के रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। इस वजह से हम लोग ऐसा एलिमिनेशन कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट को, और इस तरह के सवाल का थोड़ा ध्यान रखना होगा तुम लोगों को। बहुत रेयरली ऐसा सवाल तुम लोगों को पूछा जाएगा। इंजीनियरिंग में ये चीज कॉमन है, लेकिन तुम लोग के लिए सवाल बहुत रेयर है, बट फिर भी पूछा जा सकता है। एम्स में आसानी से पूछा जाता था ये चीज। सर एक बार और बता दीजिए ना। चलो दे दो। जैसे पहला चीज ये कि अगर हम लोग को एलिमिनेशन कैरी आउट करना है तो एलिमिनेशन में लिविंग ग्रुप वाला पार्ट इधर इस पोजीशन पे होना चाहिए, यहाँ से इसको हटाया, या फिर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट दूसरे साइड में इस पोजीशन पे डाल दो, यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटाया। दोनों में से जिस भी पोजीशन को हटाना है हटा दो। अगर हम लोग फ्रंट कार्बन ये ऊपर वाला पार्ट और बैक कार्बन ये नीचे वाला पार्ट, इन दोनों पोजीशन से लिविंग ग्रुप को हटा रहे हैं, तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा। और फ्रंट कार्बन में जो ग्रुप ऊपर है बैक कार्बन में, उसके सामने ये जो ग्रुप है उसको प्लेस करना है। मतलब जो हम लोग अल्कीन बनाएंगे फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में, उसमें ये ऊपर वाले ग्रुप के सामने बैक कार्बन का ये नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड वाले ग्रुप को डालना है। मतलब यहाँ 1 के सामने 3 को डालना है। तो अगर यहाँ 2 नंबर होता है या 4 नंबर होता तो बाय डिफॉल्ट 2 और 4 आपस में सामने चले जाएंगे। तो अगर यहाँ से लिविंग ग्रुप हटाते हैं तो भी ऊपर और नीचे वाले ग्रुप को सेम साइड में डालो, बाकी ग्रुप को अपने आप सेम साइड में डाला जा सकता है। दूसरे साइड से भी ग्रुप हटाते हैं तो ऊपर और नीचे वाले ग्रुप को सेम साइड में डाल दो डबल बॉन्ड के, बाकी ग्रुप्स को अपने आप सेम साइड में डाला जा सकता है। समझ आया? यस सर। नोट करो स्ट्रक्चर। अभी तुम लोग को हम वर्कशीट वाला ही पार्ट होमवर्क देंगे। वर्कशीट वाले पार्ट को होमवर्क देने के बाद फिर जब तुम लोग का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हेलोजन अल्काइल हाइड्राइड वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम लोग, अगर उस दिन होमवर्क नहीं होगा तो बुकलेट वाले क्वेश्चंस को होमवर्क देंगे तुम लोगों को, ताकि उसी बहाने तुम्हारा रिवीजन भी पैरेलल में चलता रहे, हमेशा रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्व करते जाए। और ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा काम होगा, अभी तो मत सॉल्व करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटलीस्ट, बट जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा काम होगा A to Z केमिस्ट्री वाले पार्ट को सॉल्व करना। वो तुमको खुद से सॉल्व करते जाना है, एनी हाउ सॉल्व करते जाना है उस चीज को। अगर किसी पार्टिकुलर पार्ट में कोई डाउट है किसी को तो आराम से डाउट पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्काइल हाइड्राइड वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। फिर स्विच कोई भी 2 कर सकते हैं ना? स्विच तो हमेशा हम लोग 2 ही करते थे, मतलब जब भी कभी कॉन्फ़िगरेशन सेम रखना है तो 2 स्विच करना है। बस स्विच करते वक्त ध्यान क्या रखना है कि एक लिविंग ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में था तो दूसरे कार्बन में लिविंग ग्रुप राइट साइड में है, और लिविंग ग्रुप ना हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन इस पोजीशन पे आ जाए, बस ये ध्यान रखना है। बाकी को जैसे स्विच करना है कर लो। सर हाँ सर तो डाउट वाला ग्रुप में हमको सर ऐड कर दीजिएगा, तो गलती से डिलीट हो गया। गलती से कैसे डिलीट हो जाता है बे? वो सर मतलब तो चैट सब डिलीट करे तो पूरा चैट डिलीट करता है तो कितना चैट मतलब करते सर रहता जो है, आता है ना सर कॉन्टैक्ट वाला ज्वाइन किया तो सब मैसेज आता है ना सर, जो कॉन्टैक्ट ज्वाइन करता है तो उसका मैसेज आता है सब होगा, तो
उसको डिलीट कर देता इतना सब मेहनती आदमी है, बैठ करके डिलीट करते रहता है, कितना मैसेज आया, वाह। हूँ। तो पूरा फोन मेमोरी फुल हो गया। सही है सही है। एक मेरे को भी हेल्प चाहिए सर। नहीं करेंगे। वो सर पासवर्ड आईडी सर एक बार भेज दीजिएगा सर। अरे वो तो एकदम ना भेज रहे। वो वाला फोन में था ना सर, वो फोन पूरा खराब हो गया, हम सोचे थे उससे कभी ले लेंगे, अभी क्या हुआ है वो फोन ही बैठ गया है, खुल ही नहीं रहा है। फ्राइडे नहीं है भाई। चलो ऐड कर देंगे, भेज देते हैं मेल। और कोई डाउट है किसी को तो पूछो, अगर डाउट नहीं तो आज के लिए क्लास यही पे एंड करते हैं। बताओ भाई, कोई डाउट है किसी को? चलो तो ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आराम से कंटिन्यू करते हैं हम लोग।